बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए है जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। आज जो हम डिप्रेशन का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके मैंने पहले 7 वीडियोज़ ऑलमोस्ट बना दी हुई हैं, जिसमें मैंने पहले ये बताया कि डिप्रेशन होता क्या है, फिर वो उसके कौन-कौन सी थ्योरीज़ हैं या कौन-कौन से कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिसिन हम यूज़ करेंगे उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज़ का अगला टॉपिक है जिसका नाम है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर, जिनको हम एसएसआरआई भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हैं अब, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट वगैरह बहुत कम हैं, तो अब ये मोस्ट वाइडली यूज़ हो रही हैं, और इन्होंने टीसीए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को भी रिप्लेस कर दिया हुआ है। मतलब ये उनकी जगह भी ये इस्तेमाल होती हैं। आज इंशाल्लाह हम इसी हर चीज़ पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्ट इफेक्ट, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इंशाल्लाह मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊंगा। अगर आप वैसे ही वर्ड टू वर्ड लिख देंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बनाता हूँ ताकि अगर आपने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या प्रिंट वगैरह करवाना है तो आपके लिए आसानी हो जाए इंशाल्लाह। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वो ये कहता है, देखो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर का क्या मतलब है कि ये सेरोटोनिन के रीअपटेक को बढ़ा देगा, रीअपटेक को इन्हिबिट कर देगा, सॉरी। तो रीअपटेक को इन्हिबिट कैसे करेगा, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। वो ये देखो यहाँ पे क्या कहता है, कलर ले लेते हैं। अच्छा, वो कहता है देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक न्यूरॉन थी, या एक नर्व थी, ये दूसरी न्यूरॉन थी। यहाँ से सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। रिलीज होने के बाद ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहाँ पे आकर रिसेप्टर पर लग के इसने नई न्यूरॉन को, नर्व 2 को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ से जो सेरोटोनिन है वो रीअपटेक हो जाता है, वापस चला जाता है नर्व 1 के अंदर। तो कहता है कि हमने क्या करना है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, इस चैनल को ब्लॉक कर देंगे। ये देखो, ये सिलेक्टिव सेरोटोनिन एसएसआर यहाँ पे आके लग गया है, ड्रग जो हमने दी थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये रीअपटेक नहीं हो रही। जब रीअपटेक नहीं होगी तो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो गया, तो ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करेगा। तो जो डिप्रेशन का पेशेंट जो डिप्रेस था वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। इस तरह ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और ये इसकी 6 ड्रग्स हैं। सिटेलोप्राम, इस सिटेलोप्राम वगैरह, सर्ट्रालिन, पेरोक्सिटीन, ये वाली ना, फ्लोक्सिटीन, सिटेलोप्राम और सिटेलोप्राम वगैरह, ये सारी इसकी ड्रग्स के नाम्स हैं जो एसएसआरआई में यूज़ होती हैं। ये तो हमने अब देख लिया। अब इसके बाद पीछे आ जाओ, अब हम ना इसको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं आपको आसान सी वर्डिंग में इसको बता दूंगा, फिर आप वैसे ही लिख देना। अगर आपने ये भी लिखना हुआ तो मैं इसको भी समझा दूंगा, एंड पे मैं इसको भी ये समझा दूंगा कि इसमें लिखा गया हुआ है ना। तो मैं ये साथ साथ तो इसको भी समझा देता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने क्या घबराना नहीं है, बस खान साहब की तरह। एसएसआरआई का क्या मतलब है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर। अब वो जनरल इस पैराग्राफ में वो क्या कहता है कि जो एसएसआरआई है ना, ये 300 से लेके 3000 गुना ज़्यादा सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन के। इसका क्या मतलब है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन को भी इनहिबिट करते हैं, लेकिन मोस्ट ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादातर है वो सेरोटोनिन को इनहिबिट करता है, उसकी रीअपटेक को। कितने गुना ज़्यादा, 300 से 3000 गुना ज़्यादा ये सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है एज़ कम्पेयर टू नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरे पॉइंट में वो कहता है कि टीसीए और एसएनआरआई की निस्बत ये नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करता है। नॉन सेलेक्टिवली होता है, सेलेक्टिवली होता है, नॉन सेलेक्टिवली। ये नॉन सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है। और जो इसका मेन डिफरेंस है ना, टीसीए और एसएसआरआई में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जो एसएसआरआई है ना, वो मस्करीनिक, अल्फा एड्रिनर्जिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक नहीं करते, जबकि टीसीएज इनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से टीसीएज की फिर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एसएसआरआई। इसलिए एसएसआरआई के साइड इफ़ेक्ट कम हैं और वो आजकल मार्केट में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। तो ये इस पॉइंट में हमने यही लिखा है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो टीसीए में होते हैं वो एसएसआरआई में नहीं होते। उसके बाद वो लिखता है कि ये रिलेटिवली सेफ़र है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है तो ये सेफ़र है। ओवरडोज में भी सेफ़र है ये। तो आखिरी पॉइंट में ये लिखता है कि जो एसएसआरआई है उसने लार्जली रिप्लेस कर लिया है मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को और टीसीएस को। और ये पर टीसीएस लिखा हुआ है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। उसका मतलब है जो ड्रग ऑफ चॉइस आजकल है वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये था एसएसआरआई का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो मैंने अभी ऊपर डायग्राम में डिस्कस किया वही है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है
कि रीअपटेक सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है। सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। लेकिन वो ये कहता है कि इसको एटलीस्ट 2 वीक लगते हैं मूड को इम्प्रूव करने के लिए, और जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट है वो 12 वीक तक अचीव होता है, और मोर 12 वीक से ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन प्लस पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट 80% या उससे ज़्यादा जो ये डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो एंटी एसएसआर को रिस्पॉन्ड करते हैं। एटलीस्ट जो ऊपर 6 ड्रग्स लिखे हुए हैं ना हमने, उनमें से एटलीस्ट एक ड्रग को तो वो रिस्पॉन्ड लाजमी करते हैं। तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली 80% जो है इसका वो रिस्पॉन्स रेट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ड्रग्स है। उसके बाद आज को आगे है थेराप्यूटिक यूज़। हम इसको यूज़ किन किन कंडीशंस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये तो आसान सा है, इनमें से आपने सारी करनी है तो सारी कर लेना, अगर आपने आधी करनी हुई तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये कहता है थोड़ा-सा काम ऐसे कहते हैं जो थेराप्यूटिक यूज़ है ना इसका, द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर एसएसआरआई किस किस कंडीशन में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपको डिप्रेशन थी, हमने जैसे पहले डिस्कस किया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, जो पैनिक अक्सर जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में आते हो तो पैनिक कर जाते हो, तो उसकी उसकी कंडीशन में, फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन में, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, कोई भी ट्रॉमा हुआ उसके बाद जो आपको स्ट्रेस आता है उस डिसऑर्डर में, या आप सोशल एंजाइटी आपको उस डिसऑर्डर में उसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, बुलिमिया नर्वोसा है। अच्छा वो कहता है ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुलिमिया नर्वोसा के केस में ओनली हम फ्लोक्सिटीन यूज़ करते हैं। बुलिमिया नर्वोसा के केस में आपने लाजमी याद रखना है। ये थे इसके थेराप्यूटिक यूज़, किस किस प्रॉब्लम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, एसएसआरआई इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करने। अब हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई कहता है कि ये ना, और पहले से पहले ऑब्जॉर्प्शन आती है। कहता है ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो इसलिए हम इनको ओरली दे सकते हैं। जो इनका पीक लेवल है वो 2 से 8 घंटे में अचीव होता है, और जो सर्टिलिन की अच्छा इसका पीक लेवल 2 से 8 घंटे है, और जो इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 16 से 36 घंटे है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। और जो एक्सेप्शन है, आपने हमेशा एक्सेप्शन को याद रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन वाले जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें कहता है कि सर्ट्रालीन जो है उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है जब आप फूड आपने खाना खाया हो, तो उसकी अगर उसके बाद अगर सर्ट्रालीन लोगे ना आप, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगी। सर्ट्रालीन एन एक्सेप्शन फूड इंक्रीजेज इट्स एब्जॉर्प्शन। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। और जो इसकी मेटाबॉलिज्म है, आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जो इसकी मेटाबॉलिज्म है वो सिर्फ 450 के ज़रिए होती है, डिपेंडेंट एंजाइम है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, और इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फिर भी पढ़ना हो तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स में 2 चीज़ आती है, एक होता है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक है एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है ना, इसमें क्या आता है, आपका हेडेक है, स्वेटिंग, इसमें आपने क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स वगैरह के ना एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, तो इसको आपने वर्ड्स देखने के कौन कौन से इसके एडवर्स इफेक्ट्स और कॉमन इफेक्ट्स हैं। हेडेक हो गया, स्वेटिंग हो गया, एनजाइटी है, एजिटेशन है, जीआईडी डिस्टर्बेंस में आ जाता है, नोजिया वॉमिटिंग वगैरह की एक कंडीशन। उसके बाद वीकनेस है, फटीग है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, लॉस ऑफ लिबिडो भी कहते हैं, इसके अंदर आता है। उसके बाद आपके वेट के अंदर चेंजेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है। अच्छा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में आपने याद रखना है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के केस में हाइपोनेट्रीपिया कॉज हो जाता है, स्पेशली किसमें होता है, एल्डरली पेशेंट में, और उन पेशेंट में जो डायूरेटिक वाली मेडिसिन खा रहे होते हैं, उन पेशेंट्स में ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया होने के चांसेस होते हैं। ये है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। इसी तरह इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं। अब देखो ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स में भी एमसीक्यू को कैसे बन सकते हैं, ये भी आप गौर करो। देखो वो कहता है पेरोक्सिटीन और फ्लोक्सामाइन जो है ना, ये मोर सेडेटिंग है, मोर स्लीप कॉजिंग है। और जो फ्लोक्सिटीन और ये है फ्लूवोक्सामाइन, और ये फ्लोक्सिटीन और जो सर्ट्रालीन है, जो एसएसआरआई की ये जो ड्रग्स हैं, ये मोर एक्टिवेटिंग है, दोनों ऑपोजिट हैं। तो इनमें से आपका एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन का हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद है डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम ड्रग ले रहे थे, यकदम अगर हमने डिसकंटिन्यू कर दी, तो उसमें आपको उस केस में वो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। वो सिम्टम्स हैं, हेडेक है, मलेज है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, एजिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, नर्वसनेस है। तो ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं
जो एब्रप्ट विड्रॉल सिम्टम्स हायर होते हैं, अच्छा उन ड्रग्स में जो ये वाले सिम्टम्स हैं वो हायर होते हैं जिन ड्रग की शॉर्टर हाफ लाइफ होती है और वो उनके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये आपने ये एक और एमसीक्यू वाला पॉइंट है कि डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स या सिंड्रोम उन पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं जो ये वाले ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनकी शॉर्टर हाफ लाइफ होती है और जो जिनके मेटाबोलाइट्स हैं वो इनएक्टिव होती हैं। इसके ऑपोजिट केस में फ्लोक्सिटीन है। फ्लोक्सिटीन क्या है? उनके लो रिस्क ऑफ काजिंग है बिकॉज उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ है और उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, और आपने एंड पे ये याद रखना है, आखिरी पॉइंट ये है कि सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो 50 पेशेंट में से 1 के अंदर हो सकती है। सुसाइडल की टेंडेंसी इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है ये। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या चीज़ हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको मैंने आसान आसान से वर्डिंग में हम कह लो इसको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।